एपिसोड तकाकी से शुरू होता है। तकाकी बताता है कि नायो स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उसके डैड सीईओ थे, जिस कारण स्कूल में उसका अलग ही स्टेटस था। लेकिन ये सब बस उसके डैड के कारण नहीं होता था, ये इसलिए भी होता था क्योंकि वो एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों में बहुत ही अच्छा था। बट ये सारी चीज़ें उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती थी। उसके पेरेंट्स, उसकी सराउंडिंग उसके ऊपर प्रेशर डालते थे ताकि वो एक परफेक्ट इमेज बना के रखे। बट मैं वो इकलौता इंसान था जो नायो के असली साइड को जानता था, और नायो का वो साइड जो सिर्फ वो मेरे को दिखाता था मेरे लिए बहुत प्रीशियस था। उसके बाद हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब नायो तकाकी को बोलता है कि अगर मैं तुम्हें किस करने को बोलूँगा तो क्या तुम करोगे। तकाकी उसके पास जाता है और उसे किस करता है। साथ ही वो मन ही मन ये भी बोलता है, मैं चाहता हूँ नायो मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए ताकि उसे मुझे छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाए। जब तकाकी घर पहुंचता है तो नायो उसका वेलकम स्माइल के साथ करता है। तकाकी उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। नायो बोलता है कि अब वो ठीक है। तकाकी देखता है कि नायो खाना बना रहा होता है। नायो उसके और तकाकी के लिए खाना निकालता है। तकाकी खुश होते हुए बोलता है कि ये पहली बार होगा जब मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। उसके बाद वो एक दो बाइट लेता है और फिर बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा है। नायो खुश हो जाता है ये सुन के। दोनों साथ में खाना खत्म करते हैं। उसके बाद तकाकी नायो को हक करता है और बोलता है मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। फिर वो वैसे ही लेट जाता है। नायो बताता है कि उसने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया है एक रेस्टोरेंट में। वो बोलता है मुझे पता है कि मुझे फुल टाइम जॉब करना चाहिए, लेकिन ये बस स्टार्टिंग है मेरे रियल वर्ल्ड में वापस एंट्री करने का। ये बोल के वो बर्तन धोने चला जाता है। अगले दिन हम नायो को उसकी जॉब वाली जगह पे देखते हैं। वो लड़की उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और यूनिफॉर्म देती है। वो बाहर आता है और सब कुछ नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे स्टाफ काम कर रहा है, कस्टमर कैसे हैं। अगले दिन जब वो आता है तो उसका फॉर्मली इंट्रोडक्शन होता है सभी के साथ। वहाँ पे जो फ्लोर मैनेजर होता है उसका नाम मोरी-सान होता है। सभी उसका बड़े प्यार से वेलकम करते हैं। नायो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। उसको ऐसे काम करते हुए देखकर बाकी के स्टाफ बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कस्टमर बदतमीजी करने लग जाता है। नायो उसे भी बड़े प्यार से और समझदारी से हैंडल कर लेता है। बाद में जब वो अपना काम खत्म करके बाकी के स्टाफ के पास जाता है तो वो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं जिस तरीके से उसने उस केस को हैंडल किया था। उसके बाद नायो अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाता है। वो खुश होकर बोलता है, मैंने जैसा सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा है सब कुछ। फिर वो सोचता है कि मैंने हमेशा सीईओ के बेटे के रूप में अपनी लाइफ को जिया है, जहाँ हर कोई मेरे पास था और मेरी तारीफ करता था, मेरे आगे पीछे घूमता था क्योंकि मैं सीईओ का बेटा था। बट जैसे ही सब खत्म हुआ उन लोगों ने मुंह फेर लिया मेरे से। बट ये काम मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हम तकाकी और नायो दोनों को घर पर देखते हैं। तकाकी नायो के काम के बारे में पूछता है। नायो बोलता है सब बहुत अच्छा था। तकाकी पूछता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्या तुम ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। नायो पूछता है क्या मेरा देखना सही होगा। तकाकी हाँ बोलता है तो नायो उसकी मदद करने लगता है। इस बात से तकाकी खुश हो जाता है। अगले दिन जब वो जॉब पे जाता है तो उसे पता चलता है कि मोरी-सान जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। वो लड़की नायो को फुल टाइम जॉब के लिए पूछती है और फ्लोर मैनेजर बनने के लिए बोलती है। नायो बोलता है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। उसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है। वो खुश होकर सोचता है फुल टाइम जॉब, इसके बारे में तो मैंने भी सोचा भी नहीं था। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं। नायो उनका वेलकम करने के लिए जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके डैड उन लोगों के साथ हैं। वो वहीं पे खड़ा रह जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है। नायो के डैड आगे आते हैं और उसकी बेइज्जती करते हुए बोलते हैं कि तुमने ये कैसे कपड़े पहन के रख रखा है। मैं सोचता था कि आखिर तुम कहाँ चले गए, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसी जगह पे होगे और ऐसा काम कर रहे होगे। लेकिन हाँ, ये प्रूव करता है कि तुम ऐसे ही काम के लिए कैपेबल हो। तभी वहाँ पे मोरी-सान आता है। वो सब कुछ संभालता है। नायो को बोलता है आराम करने के लिए और कस्टमर्स को लेके उनके रूम की तरफ चला जाता है। नायो की तो हालत ही खराब हो जाती है। नायो का डैड रूम में जाकर भी नायो की बुराई करता है, साथ ही उसकी मॉम की भी बेइज्जती करता है। उन लोगों की कन्वर्सेशन से पता चलता है कि नायो के डैड की एक दूसरी बीवी है और उनका एक बेटा है जिसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन किया है, जिसका नाम यूमा है। नायो का डैड मोरी-सान को नीचा दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हारा एज तो मेरे जितना ही है ना, तुम्हें किसी बात का रिग्रेट है अपनी लाइफ में। बट मोरी-सान कुछ रिप्लाई करता उसके पहले ही दूसरे लोग बात को आगे बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ नायो अकेले बैठा होता है।
तभी वहाँ मोरी-सान आते हैं। वो बोलते हैं ये कस्टमर बहुत ज़्यादा अजीब थे और ऐसे कस्टमर बहुत टाइम बाद आए हैं। नायो अपने डैड की तरफ से सॉरी बोलता है। मोरी-सान बोलते हैं वो तो मेरे को कुछ समझता ही नहीं था और मैंने सुना तुम्हारी मॉम बहुत पहले गुजर गई है जब तुम छोटे थे। नायो बोलता है क्या वो लोग मेरी मॉम के बारे में बात कर रहे हैं? नायो बोलता है मेरे डैड मेरी मॉम को कुछ भी नहीं समझते थे। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नायो के डैड उसकी मॉम पे चिल्ला रहे होते हैं और जाने के लिए बोलते हैं। नायो की मॉम नायो के पास जाती हैं और उसे बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। नायो बोलता है मैं बस चाहता था कि मेरे डैड मेरे को एक्नॉलेज करें, मेरे ऊपर ध्यान दें। फिर वो खुद से ही हंस के बोलता है मैं ये सब क्या बकवास सपने देखता था। मोरी-सान बोलता है मैं इस एज में सिंगल हूँ बट मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है, लेकिन अगर मेरा बेटा होता तुम्हारे जैसा तो ये मेरे लिए गर्व की बात होती। नायो थैंक यू बोलता है और फिर वहाँ से जाने लग जाता है। मोरी-सान उसे रोकता है और बोलता है कि कल हम मिलेंगे। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे साफ साफ दिख रहा था कि नायो अपने डैड के आने के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो चुका था। नायो वहाँ से निकल जाता है। वो बाहर आके सोचता है लास्ट टाइम जब मैंने अपने डैड के साथ लंच किया था तो वो एक लंच नहीं था, वो मैच मेकिंग लंच था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की और उसके डैड आए होते हैं। नायो के डैड और उस लड़की के डैड उन दोनों को अकेला छोड़ के बाहर जाते हैं। बट साथ ही नायो का डैड बाहर जाते जाते बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। नायो मन ही मन सोचता है कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं पहले ही एक लड़के के साथ हूँ तो ये मेरे डैड के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाएगा। दूसरी तरफ हम तकाकी को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और बोलता है गोतो कंस्ट्रक्शन की तरफ से हमें कोई खबर नहीं मिला है, कोई जवाब नहीं आया है। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो? तकाकी बोलता है मुझे कहीं ना कहीं ये बात पता है और अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया तो उन्हीं का नुकसान होगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि पूरा अंधेरा फैला हुआ है। उसे लगता है कि अभी नायो वापस नहीं आया है। तभी नायो बाथरूम से बाहर निकलता है। नायो को ऐसे देखकर तकाकी डरते हुए पूछता है तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ है क्या? नायो बिना पीछे मुड़े बोलता है आज मैंने काम पर सब कुछ खराब कर दिया। वो बोलता है कि मुझे पकड़ो और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये बोल के वो बेड पे चला जाता है। तकाकी उसके पास जाता है और उसको मसाज देने लग जाता है। नायो पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? तकाकी बोलता है शांत रहो, तुमने ही कहा था ना कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। नायो बोलता है ये सब छोड़ो, तुम लास्ट टाइम की तरह रफ हो सकते हो, तुम जितना चाहे उतना रफ हो सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगा। तकाकी बोलता है ये लास्ट टाइम की तरह नहीं है और तुमने नहीं कहा था कि तुम अब मुझे अपने आप को सजा देने के लिए यूज़ नहीं करोगे। नायो बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वो उसे सॉरी बोलता है। तकाकी प्यार से पूछता है कि क्या हुआ था आज। नायो बताता है कि आज वो अपने काम पर अपने डैड से मिला था। तकाकी नायो को बोलता है क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहकर कितना खुश हूँ? नायो स्माइल करता है। उसके बाद तकाकी फाइनली नायो को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो आई लव यू बोलता है। नायो मन ही मन सोचता है कि जो मेरे पास नहीं है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ और जो मेरे पास है उस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। मैं अब उसी पे ध्यान दूंगा जो मेरे पास है, जो मेरे साइड है। ये सोचकर वो भी तकाकी को आई लव यू बोलता है। फिर दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।